दोस्तों नमस्कार। आज हम अध्याय 3 के बारे में आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अध्याय 3 में टॉपिक है आरंभिक नगर। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में हड़प्पा के बारे में मुख्यतः जानकारी हासिल करेंगे, हड़प्पा के बारे में जानेंगे और उसी संबंधित सारी बातें इर्द गिर्द उसी के बारे में घूमेगा। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बस मैं उतने ही तक सीमित रहूंगा। बहुत सारी किताबें बहुत सी बातें लिखी हुई है। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप इसी चैनल के माध्यम पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा और उनके बारे में वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मुख्यतः एक एमसीक्यू वीडियो मिलेगा और 2-4 वीडियो आपको पूरी सब्जेक्टिव आधार पर यानी पूरे कॉन्सेप्ट आधार पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें अध्याय 3 में आरंभिक नगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं, हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा कहानी में देखिए लिखा हुआ है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों की अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा है कहाँ, तो पाकिस्तान में। ठीक है, ये कब की बात है? 150 साल पुरानी बात है, जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ के हड़प्पा खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ के ले गए जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस खंडहर से ईंट निकला, उस ईंट को उठा कर ले गया और उस ईंट के ऊपर में रेल लाइन बिछा दिया गया। ठीक है, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई क्योंकि नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरा स्थलों को हड़प्पा सभ्यता कहा। आपको पता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, उसके बाद बहुत सारे नगरों की खोज हुई। तो हड़प्पा स्थल पहले मिला था, इस वजह से इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पुराने हुआ था। ठीक है, सॉरी पहले हुआ था। ठीक है, तो इन शहरों का निर्माण आज से 47 साल पहले हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए सब हेडिंग है इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो विशेषता क्या थी? जो भी नगर मिला ध्यान रखेंगे वो पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले थे। ठीक है, इन सब जगहों पर मिला। इन नगरों में मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग का चित्र बने थे। ठीक है, तो इन नगरों में जो बर्तन मिला वो लाल बर्तन था मिट्टी का, लेकिन उसमें काले रंग का चित्र बना हुआ था। पत्थर का बाट मिला, मोहर मिला, मनका मिला, तांबे का उपकरण मिला और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो नगर है उनको या तो 2 भागों में विभाजित किया गया या और कई भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। यानी कहने का मतलब 2 भाग में बांटा गया था। तो पश्चिमी भाग जो है वो छोटा था और पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था, लेकिन पश्चिमी भाग ऊंचा में था और पूर्वी भाग नीचा में था। ठीक है, नीचे था। ऊंचाई वाले पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। यानी कहने का मतलब है जो ऊंचा में घर बना था उससे नगर दुर्ग कहा गया और जो नीचे बना था उससे निचला नगर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि मोहनजोदड़ो में
खास तालाब बनाया गया था, ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, ठीक है। खास तालाब बनाया गया था जिसे आर्कोलॉजिस्ट ने उसे महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इस तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए। कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट तथा प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसलिए इस्तेमाल किया गया था प्लास्टर का ताकि उससे लीकेज ना हो पानी का। और इस तालाब के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी और चारों ओर कमरे बने हुए थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर तो स्नान करते थे, लेकिन विशिष्ट नागरिक यानी कह सकते हैं स्पेशल नागरिक होते थे जो विशेष अवसर पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः कहा जा सकता है कि कोई न कोई मतलब करने मतलब कि वहाँ पर यज्ञ क्या करते होंगे। यहाँ पर यज्ञ नहीं लिखा है सही तरीके से, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर यज्ञ कर देना है जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह थे। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो और लोथल के कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह का मतलब है अनाज रखने के लिए घर बने हुए थे। हो ना हो ये अनाज अकाल के समय में या जब अनाज ना हो उस समय से बाहर निकालते होंगे, ठीक है। भवन, नाले और सड़क, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कहने का मतलब है कि इन नगरों में जो घर होता था या तो 1 मंजिला या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर यानी बीच में आंगन होता था और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुआं भी होता था। कहने मतलब है कि अधिकांश घरों में बाथरूम तो होता ही था और कुछ घरों में कुआं भी होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन बनाई जाती थी। कहने मतलब है कि घर से जो पानी बाहर निकलता तो ढका हुआ नाला होता था और वो नाला सीधा लाइन में बनाती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। कहने मतलब है घर की नालियों को क्या करता था, सड़क की नाली से जोड़ता था और बाद में सड़क की नाली बड़े नाली से मिल जाता था। नालों को ढके होने कारण इनमें जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जाती थी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो नाला था वो ढका हुआ रहता था और ढके होने की वजह से उनका मैनहोल बनाता था और मैनहोल को साफ सफाई रखने के लिए, देखभाल करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। घर नाली होना चाहिए, ठीक है, और नल लिखा गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो घर, नाला और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आप नाली कर देंगे या नाला कर देंगे, ठीक है। तो घर, नाला और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। जैसे आज की तरह नहीं कि कोई सड़क बना तो बाद में खोदने के लिए आ जाएगा, ठीक है, और खोद के फिर सड़क को ख़राब कर देंगे, फिर से टेंडर निकलेगा, फिर से सड़क बनेगा। तो ये पैसे की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे शहरों में अक्सर होता है कि अभी भी पिचिंग हुआ था, सड़क अच्छा सड़क बना नहीं कि एक मशीन लेके आ गया खोदने को तैयार है। वो क्यों खोद रहे हैं तो कहेगा नहीं हम इसमें तार बिछा रहे हैं, तो पाइप डलवा रहे हैं। तो ये काम तो पहले कर लेना चाहिए ना, पाइप डलवाना है कि तार बिछवाना है, ठीक है। तो आज के खैर आप देखेंगे ये सब कुछ नहीं, सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है नगरीय जीवन, यानी उस समय का नगरीय जीवन कैसा था। संभवतः यहाँ शासक थे, ठीक है। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे।
बात सही है। जो चीज़ जहाँ पर नहीं मिल रहा है वो दूर दूर से मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। आज सब कोई रखता है। अगर जिसके पास पैसा हो वो हीरा का माला पहनते हैं, जिसके पास ना हो तो मार्केट में बिकने वाले 2 रुपये का माला पहन लेते हैं। तो शासक के पास पैसा है तो खूबसूरत मनके बनाएंगे, यानी माला बनाएंगे, सोना चांदी का आभूषण पहनेंगे। ये तो आम बात है, ये तो होते रहेगा जीवन में। ठीक है, आगे लगता है इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे। बात सही है। ठीक है, विद्वानों ने लिपि पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि विद्वान ने जरूर कोशिश किया कि लिपि को पढ़ा जाए लेकिन अभी तक लिपि को नहीं पढ़ पाया, और पढ़ नहीं पाया तो इससे ये पता भी नहीं चल पाया कि इस लिपि में लिखा क्या है या कहना क्या चाहता है। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है नगर एवं शिल्प, नगर और नए शिल्प। तो चलिए देखते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट को जो चीज़ें हड़प्पा के नगरों से मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। ठीक है, जो भी चीज़ें मिला वो इस प्रकार मिला कि पत्थर का चीज़ बनाया गया था, शंख का चीज़ बनाया गया था, कांसे का चीज़ बनाया, सोने का चीज़ बनाया, चांदी से कुछ चीज़ें बनाया। इन सब वस्तुओं को चीज़ें जो बनाया था वो मिला। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार बने। देखिए, तांबे कांसे से औजार बने, हथियार बने, गहने बने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक है। मनका क्या होता है, आपने देखे होंगे कि एक माला होता है जिसमें धागा पिरोकर लोग पहनते हैं। चाहे वो वाइट किस्म का मोती होता है जिस खासकर वो महिलाएं पहनती है जो पैसे वाले होते हैं। तो इस प्रकार जो मनका होता है तो याद रखेंगे एक तरह का माला होता है जिसके अंदर में छेद होता है, उसमें धागा पिरोकर पहना जाता है। ठीक है, बाट किसी चीज़ को तोलने के लिए, मापने के लिए। फलक होता, फलक भी बनाया गया। ठीक है, तो बाट किस चीज़ का बना, चट नामक पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें लिखा मनका, इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि उसमें धागा पिरोकर माला बनाया जाता है। ठीक है, अगली बातें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। बात सही है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलते हैं। ठीक है, जो जानवर अच्छा लगता था उसका चित्र मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। कढ़ाईदार वस्त्र होगा। कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, वो पत्थर की बनी हुई है। उस मूर्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, यानी वस्त्र में वो वर्क किया हुआ वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, ये बातें कहता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत काटने की संकेत देता है। कहने का मतलब है कि आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, यहाँ पर कपास की खेती होती है। और आपको बता दें कि कपास की खेती करने वाला सिंधु घाटी सभ्यता ही है। सूती वस्त्र पहनते थे। तो पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ जो सूत काटने का काम करता था, तो सूत काटने का संकेत देती है। ठीक है, अगली बातें कहता है फेंस के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस
को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी एक फ्योन्स, क्या ध्यान रखेंगे, फ्योन्स को लोग तैयार करते हैं यानी कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, जबकि पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत में रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है कच्चे माल की खोज। लोग हड़प्पा सभ्यता कहाँ से माल लाता था उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबे, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो कहाँ से आयात करते थे इनके बारे में है। हड़प्पा के लोग तांबे की आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशिया के ओमान से भी तांबा की आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन की आयात कहाँ से होती थी, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात कहाँ से होता था, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर की आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसको सही से याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है। पूछता है कौन सी वस्तु कहाँ से आयात किया जाता था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। अगली बातें हैं नगर में रहने वाले के लिए भोजन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। बात सही है, दोनों काम करते थे, दोनों बातें करते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों सब उगाते थे, ठीक है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल प्रायः किसकी बनती थी, लकड़ी का ही बनती थी। हल लकड़ी का ही बनती थी। हल के आकार का वहाँ खिलौना मिले हैं, वो हल तो खैर नहीं मिला लेकिन खिलौना मिला है। और लकड़ी का हल होने के वजह से वो शायद सड़ गल गया होगा, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते हैं, ठीक है। अब उसी एनसीईआरटी में गुजरात के बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो क्या बातें लिखा हुआ है देखें। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे, ठीक है, एक नगर की बात करेगा, वो है धोलावीरा नगर बसा था, जहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ था, ठीक है, उपजाऊ था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके हर हिस्से पर चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान देंगे गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं की बनाए गए चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह नगर में एक भंडारगिरी भी था, मतलब इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। लोथल एक बंदरगाह था, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोथल में एक बड़ा तालाब था जो शायद बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते में आने वाले नाव रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लोथल एक बंदरगाह था, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सभ्यता का अंत यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बात का जानना है तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत एक रहस्यमय की बातें हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल की आयात काफ़ी कम हो गई।
मोहनजोदड़ो में सड़कें कचरे का ढेर बनने लगा, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया, सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाया जाने लगा। जो शहर था वो झुग्गी नुमा घर बना जाने शुरू होने लगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, तो अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, किसी कहना था कि नदियाँ सूख गई, तो किसी कहना है जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, तो कोई कहता है इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया। ठीक है, आप मानते हैं कहीं पे बाढ़ आई, कहीं पे सुखाड़ आई, कहीं पे जंगल का विनाश हुआ, तो कहीं पे नदियाँ सूख गई, कहीं पर कुछ हुआ, लेकिन इससे कहीं प्रमाण ये पर साबित नहीं हो पाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुई। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कहीं न कहीं मौसम परिवर्तन की वजह से लगता है इस सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां बनाए जाकर बस गई। ठीक है, बस्तियों में जाकर बस गई। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास होगा, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और देश का नाम दिया गया है जो कि अन्यत्र करके दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो है आपको मिस्र यानी इजिप्ट की बात किया जाएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। इसीलिए कहता है मिस्र का, आप कह सकते हैं मिस्र नील नदी का देन है। ठीक है, अगर नील नदी नहीं बहती तो शायद मिस्र आज पूरी तरह रेगिस्तान होता। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेना दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आप मिस्र में बहुत सारे पिरामिड मिलेगा, वो पिरामिड है क्या, तो मकबरा है। ठीक है, कब्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो आगे देखेंगे इन शवों को ममी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, इन शवों को क्या कहता था, ममी कहा जाता था। और इनके शवों के साथ और उनके और भी अनेक चीज़ दफनाई जाती थी, जो कि पहले भी देखें कि शवों के साथ बहुत से चीज़ दफनाया जाता था। इनमें खाद्य क्या क्या रहता था, खाद्यान्न रहता था, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। यानी उन शवों के साथ में इन सबको भी दफनाया जाता था। ठीक है, कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। तो इस प्रकार करके आपने देखा कि तीसरा अध्याय था ये। हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं चौथे अध्याय को लेकर, और मैं कोशिश करूँगा कि कल संडे है तो संडे को आपके पास 2 अध्याय आपको देने के लिए, ताकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि आज से फॉर्म भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम दिन टाइम आपके पास है। ठीक है, इधर सीटेट का क्या भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है। खासकर सीटेट वाले तो समय दिए, लेकिन बीपीएससी समय नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अध्याय 4 में और हम लोग देखते हैं उसके बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।